हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा, आपकी अपनी फ्रेंड, लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। जी हाँ दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो में भी थ्रेटेंड अबॉर्शन पढ़ चुके हैं, परंतु वहाँ पर हमने किस तरीके से पढ़ाया था कि शॉर्ट में सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में इसका प्रोसेस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं और इसका मैनेजमेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। तो दोस्तों, थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, आपके हिसाब से क्या होता है? जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, थ्रेट्स होता है इसमें अबॉर्शन होने का। तो चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन। वुमेन हैव थ्रेट टू अबॉर्ट, यानी कि वुमेन्स जो भी लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको क्या होता है, थ्रेट होता है कि अबॉर्शन होने वाला है या हो चुका है या कुछ भी ऐसा प्रोसेस हो रही है। एज द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट स्टिल द चांस ऑफ रिकवरी आर देयर विद एप्रोप्रिएट मेजर्स इन अदर अप्रोप्रिएट मेजर्स। यहाँ पे इसका पूरा मीनिंग क्या बनता है कि वुमेन्स जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको थ्रेट होता है, उसको डर लगता है कि अबॉर्शन होगा या हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे भी अगर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, प्रॉपर मेजर्स जो भी यहाँ पे बताया गया, प्रॉपर मैनेजमेंट को कहा गया है, अगर किए जाए तो वो वहाँ पे रुक सकता है, अबॉर्शन रिकवर हो सकता है, अबॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे चांस होते हैं रिकवरी के। उसके बाद अदर वर्ड्स में इसको हम कैसे पढ़ेंगे? थ्रेटेंड अबॉर्शन इज द क्लिनिकल एंटाइटी वेयर द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट नॉट प्रोग्रेस टू अ स्टेट फ्रॉम वेयर रिकवरी इज इम्पॉसिबल। यानी कि अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, क्लिनिकल एंटाइटी होती है जहाँ पर क्या होता है, अबॉर्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है बट प्रोग्रेस नहीं होती। अबॉर्शन की प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है, लाइक कुछ डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, कुछ भी ऐसा साइन एंड सिम्टम हमें दिख सकते हैं कि हमें ऐसा लगेगा कि अबॉर्शन हो रहा है, बट वो प्रोग्रेस नहीं होता, उसको सिर्फ थ्रेट लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, टू अ स्टेट विच फ्रॉम वेयर रिकवरी इज इम्पॉसिबल, और वो प्रोग्रेस नहीं होता और वहाँ से उसकी जो रिकवरी है वो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ से उसकी रिकवरी इम्पॉसिबल होगी, पॉसिबल होती है, ऐसी स्टेट तक रहता है जहाँ पर उसकी रिकवरी पॉसिबल होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पर। एक और डेफिनेशन दी गई है दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे। थ्रेटेंड अबॉर्शन इज डिफाइंड एज अ विजाइनल ब्लीडिंग बिफोर 20 वीक्स with opening of cervical as the without passage of conception product or without evidence of a fetal or embryo। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है। एक तरीके की विजाइनल ब्लीडिंग होती है, इसमें 20 वीक्स से पहले, प्रेगनेंसी के 20 वीक्स से पहले ही विजाइनल ब्लीडिंग होती है और सर्वाइकल ओपनिंग भी हो जाती है विदाउट पैसेज ऑफ कंसेप्शन प्रोडक्ट। जो भी कंसीव प्रोडक्ट है वो नहीं पास होता, मतलब वो नहीं आता बाहर, लेकिन सर्वाइकल ओपनिंग हो जाती है विदाउट एविडेंस ऑफ अ फिटल और एम्ब्रॉय डैमेज। यहाँ पे कोई भी ऐसा जो भी फिटस होता है उसको कोई डैमेज नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता कि वो डैमेज हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं। उसके बाद इसकी प्रोसेस क्या होगी दोस्तों? प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट होगा? पेन फॉलोइंग ब्लीडिंग, पहले पेन होगा, उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट अगर कर दिया तो रिकवरी पॉसिबल हो जाती है वहीं पे। एज इंटरनल ओएस इज क्लोज, और इंटरनल ओएस भी क्लोज हो जाती है। इंटरनल ओएस अगर क्लोज रहती है तो क्या होता है, और यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई हैं। पेन माइल्ड और डल पेन इन लोअर एब्डोमेन, पेन यूजुअली फॉलोइंग हैमरेज। अगर पेन रहता है तो डल से माइल्ड से डल हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये भी बताया गया कि इन लोअर एब्डोमेन पेन यूजुअली फॉलोइंग हैमरेज, अगर लोअर एब्डोमेन में पेन है उसकी वजह से हैमरेज भी हो सकता है। प्री विजाइनल ब्लीडिंग, पर विजाइनल ब्लीडिंग स्लाइट रेड इन कलर, यानी कि यहाँ पे विजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है जो कि ब्लीडिंग होगी कलर में रेड होगी। अब इन तीनों की कंडीशन को फॉलो करते हुए इन्होंने क्या बताया है, क्लिनिकल
फीटस, सॉरी फीटस नहीं बोला है, मैंने गलत बोल दिया। जैसे इन तीनों को फॉलो करते हुए यहाँ पे क्या बताया गया कि क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ये थ्रेटन अबॉर्शन के, ये तीनों थ्रेटन अबॉर्शन के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो क्लिनिकली अगर जब हम उसको टेस्ट कराते हैं तो ये एविडेंस देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस ग्राफ का पर्पज़ यही होता है, अगर आप एग्ज़ाम में इस तरीके के ग्राफ्स बनाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। तो जैसे कि आप पैराग्राफ बनाते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी ग्राफ भी अगर ऐड करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जहां आपको 5 नंबर मिलने होंगे वहां पे आपको 6 भी मिल सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसमें दोस्तों? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट बाय द मदर, दिस इंक्लूड स्लाइट ब्लीडिंग पर विजाइना, समटाइम इट मे बी ब्रिस्क, द ब्लीडिंग आइदर स्पॉन्टेनियसली और कंटिन्यूस विद चेंजेस ऑफ कलर टू ब्राउन देन क्या होता है? पेन यूजुअली अपीयर, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा दोस्तों, उसके बाद आता है पेन यूजुअली अपीयर्स फॉलोइंग हैमरेज, विजाइनल स्पॉटिंग, विजाइनल ब्लीडिंग, क्रैम्पिंग, शार्प डल पेन। साइन क्या होते हैं? ये हमारे सिम्टम्स थे, अब साइन देखेंगे। पैल्विक एग्जामिनेशन शुड बी डन जेनेटली टू अवॉइड ट्रॉमा, per speculum examination bleeding may be seen and sometime cervical lesions is seen on digital examination closed। तो दोस्तों ये हमारे सिम्टम्स और ये हमारे साइंस थे। सिम्टम्स जो कि पेशेंट खुद फील करता है, साइन जो कि क्लिनिकली जब आते हैं तो उसमें ऑब्जर्व करता है, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल होता है या नर्स होती है वो चेक करती है, एग्जामिनेशन करती है, देन हमें साइन दिखाई देते हैं। और भी पॉइंट है साइन के। सर्वाइकल ओएस इज फेल्ट द साइज ऑफ यूट्रस corresponds टू पीरियड ऑफ एमनोरिया। यहाँ पे ओएस का मीनिंग होती है ओपनिंग, यानी कि जो सर्वाइकल ओपनिंग है फील्ड होती है कि ओपनिंग हो चुकी है। जो साइज होता है यूट्रस का correspond द पीरियड ऑफ एमनोरिया। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन में क्या कर सकते हैं? HB एस्टिमेशन, ABO एंड RH ग्रुपिंग, यूरिन एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो जाते हैं यहाँ पे? कंजेनाइटल स्ट्रक्चर डिफेक्ट हो सकता है, लो प्रोजेस्टेरोन हो सकता है, RH इनकम्पेटेबिलिटी, अंडर न्यूट्रिशन, ड्रग विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेक्शन। ये सारे हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एक महिला को हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसे थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है, फील होता है तो। इसका मैनेजमेंट देखेंगे जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में देखेंगे दोस्तों, नर्स मस्ट आल्सो हैव देयर ऑन इंडिपेंडेंट फंक्शंस टू एंश्योर द सेफ्टी एंड वेल-बीइंग ऑफ द पेशेंट। द फॉलोइंग आर मेजर्स दैट वुड अलाउ द नर्स टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। नर्सिंग असेसमेंट में क्या आता है? द presenting symptoms of an abortion is always spotting, okay, and once this is noticed by the pregnant woman, okay, she should immediately notify her healthcare provider। यानी कि अगर कोई भी सिम्टम्स ऐसा अबॉर्शन का प्रेजेंट रहता है तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको क्या करना चाहिए? अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नर्सिंग मैनेजमेंट से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैनेजमेंट कई बार अलग से पूछ लेते हैं कि थ्रेटेंड अबॉर्शन की मैनेजमेंट बताइए, तो मैंने इसको इकट्ठे लिखा हुआ है। थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन, रिस्क फैक्टर, उसके बाद मैंने लिखा हुआ नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं।
As nurses, we are always the first to receive the initial information, so we should be all aware of the guidelines in assessing bleeding during pregnancy. Ask of the pregnant woman action before the spotting or bleeding occurred and identify the measures she did when शी फर्स्ट नोटिस द ब्लीडिंग। यानी कि यहाँ पे बताया कि नर्सेस जो होती हैं फर्स्ट पर्सन होती हैं जो कि उनको रिसीव करती हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करती हैं पेशेंट से, ब्लीडिंग वगैरह जो भी असेस करती हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि उनसे पूछती हैं, क्या क्या पूछती हैं कि जो भी प्रेग्नेंट वूमेन है उसने ऐसा क्या किया था जब उसको स्पॉटिंग हुई और ब्लीडिंग हुई, उससे पहले उसने किया क्या था, एंड मेजर्स सी डिड व्हेन सी फर्स्ट नोटिस, और उसी के हिसाब से मेजर्स जो भी असेसमेंट मैनेजमेंट करते हैं कि उसने जब फर्स्ट नोटिस किया था ब्लीडिंग वगैरह जो भी था। तो ये हमारा जो नर्सिंग असेसमेंट और मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग नर्स की तरफ से ये असेसमेंट और मैनेजमेंट बताया गया है। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या होता है? इफ़ ब्लीडिंग इज परफ्यूज, प्लेस द वुमन फ्लैट इन बेड और हर साइड and monitor uterine contractions and felt heart rate through the external monitor। यानी कि अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है ब्लीडिंग वगैरह तो उसको बेड पे लिटाना है लेडीज़ को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को मॉनिटर करना है उसका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस तो नहीं हो रहे हैं या फिर हार्ट रेट कितनी है उसकी, और मतलब ओवरऑल उसका एक्सटर्नल मॉनिटरिंग करनी है। Also measures intake and output of establish renal functions and assess the woman vital signs to establish maternal response to blood loss। उसके बाद आता है measures the maternal blood loss by saving and weighing the used pads। यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड को मेज़र करना है और उसको हम कैसे कर सकते हैं? जो भी पैड्स होंगे उसको पहले सेव कर लेंगे, जैसे जैसे यूज़ होंगे सेव करेंगे, सेविंग, वेनिंग यानी कि उसका वेट करेंगे, फिर जो भी मतलब यूज़ पैड्स होंगे उनकी बात की जाइए, ऐसे उसका मैटरनल ब्लड काउंट करेंगे। सेव एनी टिश्यू फाउंड इन द पैड्स बिकॉज दी माइट बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। अगर कुछ भी ऐसा पैड पे प्रोडक्ट या कुछ भी मिलता है तो उसको सेव करना है क्योंकि वो क्या हो सकता है, कंसेप्शन प्रोडक्ट हो सकता है, जिससे हमें एविडेंस मिलेगा कि अबॉर्शन हो चुका है या नहीं हुआ। इवैल्यूएशंस में देखेंगे, द एम फॉर इवैल्यूएशन इज इंक्लाइंड टूवर्ड रिस्टोरिंग द मैटरनल ब्लड वॉल्यूम एंड स्टॉपिंग द सोर्सेज ऑफ द ब्लीडिंग। इवैल्यूएशन में क्या बताया है कि हमारा एम क्या होता है? इवैल्यूएशन इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स रिस्टोरिंग द मैटरनल ब्लड। हमारा जो इवैल्यूएशन होता है किस तरफ होता है? मैटरनल ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करना होता है एंड स्टॉपिंग द सोर्सेस ऑफ द ब्लीडिंग। जो भी सोर्सेस होते हैं उनको स्टॉप करना होता है। द क्लाइंट ब्लड प्रेशर मस्ट बी मेंटेन्ड अबव 100/60 mmHg। जो बीपी होता है उसको कितना मेंटेन करके रखना है? 100/60 मेंटेन करके रखना है। नॉर्मल कितना होता है? 120/80 होता है। और यहाँ पे बताया गया कि अबव यानी कि इससे कम नहीं होने देना। अगर कोई ऐसा रीज़न हो रहा है ब्लड बीपी कम हो रहा है तो 100/60 से नीचे नहीं जाने देना है। मेजर्स जो भी मैनेजमेंट करना अच्छे से। पल्स रेट शुड बी बिलो 100 beats per minute and the fetal heart rate must be at the normal level of 120/60 beats per minute। यहाँ पे पल्स रेट कितनी होनी चाहिए? बिलो 100 beats per minute। एंड जो fetal हार्ट रेट है वो कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल लेवल पे होनी चाहिए। कितनी? 120/60 beats per minute। The client uterine output should be more than 30 ml per hour and only minimal bleeding should be apparent for not more than 24। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि जो क्लाइंट का यूरिन आउटपुट है, सॉरी यहाँ पे मैंने यूट्राइन बोला था,
यूरिन आउटपुट है वो कितना होना चाहिए, शुड बी मोर देन 30 ml पर आर होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी होना चाहिए, मतलब इसे कम नहीं होना चाहिए। एंड ओनली मिनिमम ब्लीडिंग शुड बी अपीरेंट फॉर नॉट मोर देन 24 आवर्स, यानी कि अगर मिनिमम ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो वो 24 आवर से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अगर आपको हमारे वीडियो यूज़फुल लगते हैं दोस्तों, आपके सच में काम आते हैं, तो आप एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं इन वीडियोस को कंटिन्यू कर सकूं। अदरवाइज़ मुझे लगेगा कि ये यूज़फुल नहीं है तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें। मुझे जितने अच्छे लाइक मिलेंगे, जितने कमेंट मिलेंगे, मुझे और कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि मुझे और वीडियोज़ बनाने हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।